हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 12 तारीख के लास्ट शिफ्ट के पेपर को कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 9, 10, 11 और 12 के जो बाकी दो शिफ्ट थे उनके वीडियोस बना रखे हैं। आपको उन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि आपको सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। अंडरलाइन सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। बियॉन्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, कंपनीज सर्च फॉर एप्लीकेंट्स who display excitement, those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस, स्किल्स और ट्रेनिंग के अलावा कंपनी और क्या देखती है कि उन एप्लीकेंट्स की तरफ वो ध्यान देती है जो एक्साइटमेंट शो करें, जो दिखाएं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह निभा सकते हैं खुशी से कोऑपरेट करते हुए। तो इसके लिए आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब किस तरह के शैल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब विल डेमोन्स्ट्रेट, विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज, मतलब कि जो भी उन्हें कार्य दिया गया है उसे वो अच्छी तरह से निभाएंगे, उसे करेंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बाकियों का मतलब देखें, शुड पिक अप ऑल स्किल्स एंड वर्क्स, मतलब कि वो धीरे धीरे सीखेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है सीखे हुए लोग चाहिए उन्हें। और विल डेमोन्स्ट्रेट नॉन बायस्ड वर्क, मतलब कि निष्पक्षता से कार्य करेंगे। यहाँ इस निष्पक्षता वाली कोई बात नहीं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। शेल टेक अप एनी डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई भी काम कर लेंगे, कोई भी नहीं, जो उन्हें दिया जाएगा वो करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड सही था। अगले पे आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर हो, मजबूत हो। वन मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस बॉक्स ऑफ ग्लास जार्स, मतलब एक आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो उन ग्लास जार्स को उठा सके। एंटोनिम मतलब एंटोनिम क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का? हो जाएगा वीक। माइटी मतलब होता है ऑल पावरफुल। रगड मतलब होता है समथिंग विच इज टफ। और कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट, कोई जटिल चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड कहेंगे। तो फर्स्ट सही है। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। तो अगर आप इसमें देखिए, ये कंज्यूमरिस्ट है। कंज्यूमरिस्ट मतलब होता है कंज्यूमर से रिलेटेड कोई चीज। काउंटेम्प्टेबल, ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको कंटेम्प्टेबल कहते हैं। यू नहीं होगा यहाँ पे, अब सही हो गया। ये कंटेम्प्टेबल, इसका मतलब होता है तिरस्कार योग्य, मतलब किसी को त्याग देने योग्य। कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी। और सेंटिनरी मतलब होता है 100 ईयर्स का समय। अगले पे आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स विद हिज नेबर राम, शेखर डिसाइडेड टू होल्ड आउट द डैश एंड इनवाइटेड राम फॉर टी। मतलब सालों से राम और शेखर में लड़ाई हो रही थी, लेकिन शेखर ने आखिर में क्या डिसाइड किया कि वो दोनों वापस से सहमति में आ जाएंगे, अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करेंगे। उसके लिए हमारे पास शब्द होता है ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब क्या होता है? पीस और रिकन्सिलिएशन के बारे में वापस से सोचना, वापस से फ्रेंडली टर्म्स में आ जाना। बाकियों का मतलब देखें तो चिप ऑन शोल्डर का मतलब होता है नाराजगी किसी तरह की। फिर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, मतलब बिना दो अलग तरह की तुलना करना। और पोकर फेस, पोकर वाले गेम में जैसे कि आपको बिल्कुल एक्सप्रेशन दिखाना नहीं, एक्सप्रेशन लेस होना। सेकंड करेक्ट आंसर है। अगले में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको कहते हैं एवियरी। बीज आर केप्ट, उसको कहते हैं एपियरी। हाइव माने छत्ता, जू माने जहाँ पे जानवर रखे जाएं उनके संरक्षण के लिए, और सेंचुरी मतलब भी बड़ा एरिया, जू का ही, जहाँ एनिमल को शरण दिया जाए। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे एरर पहचानने को कह रहा है। तो ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। देखिए यहाँ आउच जो है ये इनअप्रोप्रिएट है। आउच आप तब कहते हैं जब आपको कोई चोट लगे या दर्द हो या कुछ वैसी सी फीलिंग आए। यहाँ पे आउट जो है रिडंडेंट है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें गलत है। अगले में फिर से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। लिखा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। उसके लिए हमारे पास शब्द है इनविंसिबल। इनविजिबल होता है जो दिखाई न दे। अनअवॉइडेबल, जिसे अवॉइड न किया जा सके। और इन इलेक्टेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल ही होता है, अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल, रिलेटेड ही है इन दोनों का मतलब। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट था। आगे चलते हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, पढ़ते हैं। मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, but at the same time it also harms us in many ways. It is most widely used means of communication today. Today it is very affordable and available to everyone. तो अगर आप रफली देखें तो ए सी और ए बी इन दोनों में से ही होगा आपका आंसर।
तो पहले वाले में देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है, मोबाइल फ़ोन जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है पूरी दुनिया में, है ना? पॉपुलर तो है ही। इसके बाद अगर आप बी के साथ जाएँ बट एट द सेम टाइम, देखिए यहाँ कॉन्ट्रास्ट आ गया, तुरंत कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है यहाँ पे, अगर आप देखें तो और भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, देखिए इसके बाद ये इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके साथ ये जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, ए, सी, डी, बी। सबसे पहले बता रहा है मोबाइल बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके बाद काफ़ी अफोर्डेबल और चीप हो गए हैं, लेकिन वो हमें हार्म भी करता है बहुत सारे तरीकों में। फर्स्ट करेक्ट था। अगले में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है कैटास्ट्रॉफी शब्द का। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ अ डिजास्टर। तो उसके लिए आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सक्सेस। कैटास्ट्रॉफी मतलब एकदम निराश हो जाना, खत्म हो जाना, सब कुछ वेस्ट हो जाना, एक तरह का डिजास्टर। वहीं सक्सेस मतलब कुछ पूर्ण हो जाना, सही से बीत जाना। तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड के साथ हम जाएंगे। इमैक्युलेट मतलब होता है समथिंग विच इज परफेक्ट, स्पॉटलेस। डिजास्टर मतलब मैंने आपको बता ही दिया। और नर्चर मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग, है ना, किसी को पोषण देना। अगले में आपसे करेक्टली इस पर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, मैं इस क्रिएटिविटी को कभी भी ओवरलुक नहीं करूंगा, मतलब नजरअंदाज नहीं करूंगा। विल है, विल आपके आंसर में भी होना चाहिए, सब में ही है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आईएनजी का फॉर्म नहीं था, यहाँ पे बीइंग दिया हुआ है, बीइंग आईएनजी के फॉर्म के साथ होता है, इसीलिए ये तो गलत हो गया। इसके बाद दिस क्रिएटिविटी विल नॉट, नेवर, नॉट और नेवर दोनों साथ में आया, ये भी गलत हो गया। दिस क्रिएटिविटी विल बी ओवरलुक्ड बाय मी, ये तो सेंटेंस का पूरा मतलब ही बता रहा है कि मैं इसे ओवरलुक करूंगा, जबकि यहाँ लिखा है नहीं करूंगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी, ऑप्शन फोर्थ। आगे देखें तो फिर से जंबल्ड ऑर्डर आ गया। देखिए यहाँ पे डी से भी ए, सी, बी सबसे ही शुरू हुआ, पढ़ के देखते हैं। दिस पास्ट समर माई ड्रीम फाइनली केम ट्रू, ठीक है। स्ट्रेंज लैंड, एक्साइटिंग प्लेसेस एंड न्यू कल्चर्स हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। एवर सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज। देखिए यहाँ से शुरू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने शुरुआती दिनों के बारे में बता दिया। तो इसको अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले जब से वो छोटी बच्ची थी वो ड्रीम करती थी ओवरसीज जाने का, ट्रैवल करने का। बी में कहाँ पे, स्ट्रेंज लैंड्स में, एक्साइटिंग प्लेसेस में, नए कल्चर्स को उसे देखने और उसे फील करना बहुत ही फैसिनेट करता था। फिर ए पे अगर आप चलें तो इस समर में उसका ये ड्रीम फाइनली ट्रू हो गया, सच हो गया। कैसे, उसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और जर्मनी जाने का मौका मिल गया। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट में सिनोनिम पूछ रहा है शब्द रैप्चरस का, पढ़ के देखते हैं। हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चरस सिचुएशन। तो रैप्चरस मतलब क्या होता है, फिल्ड विथ, फिल्ड विथ ग्रेट जॉय और एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी वाला सिचुएशन में फंस जाना। तो उसके लिए हमारे पास शब्द है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक मतलब भी बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा ही अत्यंत आनंदित होना, उसके लिए आप एक्सटैटिक कह सकते हैं। मिसलीडिंग मतलब जो आपको भ्रामक चीज़ें हों। डिजास्ट्रस मतलब जो कैटास्ट्रोफिक हो, विनाशकारी। और टेरिफाइंग जो चीज़ें डरा दे। सेकंड सही है। नेक्स्ट में सिनोनिम पूछ रहा है आपसे, रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट समथिंग। तो उसके लिए हमारे पास शब्द है फर्स्ट अमेंडमेंट या अमेंड। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड्स करते हैं, वो अमेंड क्या होता है, वो करेक्शंस होते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अपसेट मतलब किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब करना। मार मतलब होता है टू स्पॉइल, बिगाड़ना। और करप्ट मतलब होता है समवन हु इज इमोरल, भ्रष्ट। आगे चलते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन आपसे अंडरलाइन इडियम का मतलब पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। आनंद इस पर्सनैलिटी पे बिलीव करते हैं कि जब आपके जीवन में कठिनाई आए तो उसका डट कर सामना करना चाहिए, इसका यही मतलब है। तो उसके लिए आपके पास करेक्ट इडियम का मतलब है मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, बुरे समय का अच्छे से अच्छा फायदा उठाना। 15वां में आपसे एंटोनिम पूछ रहा है शब्द मोनोटोनस का, समथिंग विच इज वेरी बोरिंग उसे आप मोनोटोनस कहते हैं। तो उसके लिए शब्द हो जाएगा क्या, समथिंग विच इज एनग्रॉसिंग। एनग्रॉसिंग मतलब समथिंग विच कैप्टिवेट्स योर अटेंशन, विच इंटरेस्ट यू, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, आपका अटेंशन खींच ले। टायरसम मतलब ये इसका सिनोनिम हो गया, टायरसम और टीडियस दोनों का ही मतलब बोरिंग, डल होता है। और रैशनल मतलब होता है समथिंग विच इज लॉजिकल, तर्क संगत। अगले पे चले तो यहाँ पे वन फिर से अंडरलाइन जो सेंटेंस उसको सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट।
माँ ने पूछा कि किसने तुम्हें एयरपोर्ट के तक कंपनी मतलब साथ दिया, वहां तक पहुंचाया। तो अगर आप रफली पढ़ के देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, हु अकॉम्पनीड यू टू द एयरपोर्ट, तुम्हें किसने कंपनी दी एयरपोर्ट तक। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ मस्ट आ गया इसलिए गलत है, हु डज यहाँ इसलिए गलत हो गया, कंपनीज की जरूरत नहीं है इसलिए गलत हो गया। अगले में देखें तो आपसे एरर पहचानने को कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, इनटू नहीं, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अगले में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। यू नीड टू बी कॉन्शियस इनफ टू लिसन टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे कॉन्शियस गलत लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग होगी CONSCIOUS, कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या होता है, सचेत रहना। जब आपको क्वेश्चंस जब आपको क्वेश्चंस बताया जाए, सुनाया जाए, तो आपको कॉन्शियसली उससे ध्यान देना, एकदम चौकस होके। तो फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर था। बाकी लिसन मतलब सुनना, इनफ मतलब काफी, और क्वेश्चन मतलब तो क्वेश्चन ही हुआ। आगे चलते हैं। 19 में आपसे पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पढ़ के देखते हैं। हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी, तो बाय हुम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी, बाय हुम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए आर आ गया, टेंस बदल गया इसलिए गलत हुआ। बाय हुम यू वर, यहाँ पे यू वर आ गया इसलिए गलत हो गया, और यहाँ भी आर आ गया इसलिए गलत हो गया। फिर इन द ब्लैंक्स आ गया अगला। टू डैश द टिकट्स अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम्स टू कंफर्म द टिकट। टिकट को कंफर्म करने के लिए अमित को कई बार ट्रैवल एजेंसी जाना पड़ा। ये कंफर्म का मतलब होता है टू कंप्लाई, पालन करना। कन्वेंशन मतलब होता है एक तरह का फॉर्मल मीटिंग, सम्मेलन। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट, अनुबंध। अब चलते हैं हम पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, पढ़ते हैं। गांधी डैश फादर ऑफ द इंडियन नेशन प्रैक्टिस्ड अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। गांधी, अब यहाँ पे देखिए फॉर एंड द और ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिगर के बारे में बात करते हैं तो हम ये वाला आर्टिकल यूज करते हैं, द। गांधी जो कि फादर ऑफ द नेशन थे, वो अहिंसा पे बिलीव करते थे, उसको पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में फॉलो भी करते थे। आगे पढ़े तो ही firmly believed that non-violence is not meant merely for monks, saints and priests. It is for commoners too. वो बिलीव करते थे इस चीज पे कि जो नॉन वायलेंस है मतलब अहिंसा है, वो सिर्फ मॉन्क, सेंट्स और प्रीस्ट के लिए नहीं बल्कि एक कॉमन पर्सन के लिए भी है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ द डैश बीस्ट्स, नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीशीज। मतलब अगर वायलेंस जो है वो जो परिंदे होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके लिए है, तो नॉन वायलेंस जो है वो सिविलाइज्ड पर्सन के लिए है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा सेंटेंस कहाँ दिया हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, नॉन वायलेंस और द फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट्स, ये हो जाएगा मतलब जो जंगली है। अगर वायलेंस जो जंगली लोग हैं, जो बीस्ट हैं, उनके लिए है, तो नॉन वायलेंस सभी लोगों के लिए है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे पढ़े। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ, ही नोज ओनली फिजिकल माइट। मतलब ये जो ब्रूट है, मतलब ये जो बीस्ट होते हैं, इनको जब इनके पास कोई लॉ ही ना हो तो वो बस अपने फिजिकल माइट के ऊपर ही ध्यान देते हैं। द डिग्निटी ऑफ अ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू अ हायर लॉ टू स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, गांधी सेड। मतलब किसी पर्सन की जो डिग्निटी होती है, उसकी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो उसके उस स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा वो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है। गांधी जी का ये कहना था। अहिंसा टू गांधी जी meant that one should love all, even dash enemies. अहिंसा का क्या मतलब था कि गांधी जी ये कहना चाहते थे कि अहिंसा का ये मतलब है कि आपको सबसे मोहब्बत करनी है, चाहे वो आपका एनिमी ही क्यों ना हो। तो इवन वन एनिमी होगा यहाँ पे, देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवन वन एनिमी। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगर हम आगे बढ़े तो इसमें लिखा है एंड द एक्सपेंशन ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट impresses itself indelibly upon the so-called enemy and then the enemy must return that love. मतलब आपका जो अहिंसा या लव इतना इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि जो सामने वाला जो आपका एनिमी है वो भी आपको इन रिटर्न लव ही दे, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। इट इज प्रैक्टिकली डैश फिलोसफी,
ये प्रैक्टिकली किस तरह की फिलॉसफी है? इट इज़ प्रैक्टिकली अ प्रूवन फिलॉसफी, मतलब ये पहले भी सिद्ध की जा चुकी है। उस तरह की फिलॉसफी उन्होंने अफ्रीका में भी से ट्राई किया था, इसी चीज़ को कह रहा है। और आगे चलें, गांधी जी या गांधी was realistic. He believed that non-violence provides the fullest protection to one's self-respect and sense of humor. मतलब वो पूरी तरह जानते थे कि नॉन वायलेंस ही एक आदमी को फुल प्रोटेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट दे सकता है। इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ डैश गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स, लेकिन ये जो है आपके खुद के डिफेंस के लिए या आपके इमोरल गेन्स के लिए काम नहीं आएगा। इमोरल मतलब कि इट वोंट वर्क इन द डिफेंस ऑफ, ये क्या हो सकता है? इल विल, इल गॉटन, मॉरल या रेलेवेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इल विल गेन्स तो होगा नहीं, इल गॉटन गेन्स हो सकता है। मतलब कि इल गॉटन मतलब क्या होगा? रिफर्स टू बेनिफिट्स ऑब्टेनिंग थ्रू डिसऑनेस्ट या इमोरल मीन्स। मतलब आप गलत तरीकों से किसी तरह से अपना फायदा लेना चाहें तो वो तब आपका नॉन वायलेंस काम नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, इल गॉटन गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स। उस तरह पे आपका नॉन वायलेंस काम नहीं करता। आगे पढ़ें तो ही कॉल्ड हिज मार्चेस ऑफ व्हेन पीपल इंडल्ज इन वायलेंस ड्यूरिंग प्रोटेस्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम। उन्होंने अपने जो यात्राएं होते थे उसे कई बार कॉल ऑफ कर दिया, उसे स्थगित कर दिया जब भी वायलेंस हुआ, जैसे कि चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ था। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया था। His faith in Ahimsa played an influential role in enabling the creation of an independent India in 1947, with minimum bloodshed, breaking the shackles framed by the British. उनका जो अहिंसा का जो फेथ था उसने काफी इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया हमारे इंडिपेंडेंस में 1947 में, कम से कम ब्लडशेड में, और जो सारे शैकल्स थे ब्रिटिश द्वारा जो कसे गए थे इंडिया पे, वो सारे को तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा ये पैसेज खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी हम आगे भी इसी तरह वीडियो बनाते जाएंगे, तो आपके ये फोर्थ कमिंग आगे फ्यूचर की जो वीडियो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।